हाय गाइस, क्रिस वॉस एक एफबीआई एजेंट थे जिन्होंने अपनी लाइफ में नेगोशिएशन की हेल्प से काफ़ी सारे होस्टेजेस केस सॉल्व किए थे। अपने करियर में उन्होंने जितने भी केसेस सॉल्व किए थे उनसे उन्हें ये पता चला कि नेगोशिएशन करने के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि हर जगह अप्लाई भी होती है, जिसका यूज़ वो तब भी कर लेते थे जब रॉबर्ट्स की डिमांड किसी होस्टेज के गन पॉइंट पे होती थी। इतने क्रूशल टाइम में भी ऑथर रॉबर्ट से नेगोशिएट करके सिचुएशन को अपने फेवर में ले लेते थे। इतनी क्रूशल सिचुएशन तो नहीं, बट हम ऑथर की बताई बातों का यूज़ अपने बिजनेस डील, रिलेशनशिप, सक्सेस, करियर में यूज़ कर सकते हैं। क्रिस बताते हैं आपका नेगोशिएशन में अच्छा ना होना आपके अमीर बनने, सक्सेस पाने, यहाँ तक कि आपके अच्छे रिलेशन पे भी इफेक्ट डालता है। और हमारा सबसे बड़ा मिथ कि हमें नेगोशिएशन करने ही नहीं आता, जो ये स्किल को सीखने ही नहीं देता कभी भी, बल्कि फ़र्क बस इतना है कि आपके अपोनेंट का नेगोशिएशन स्किल आपसे थोड़ा सा अच्छा है। बाकी ये बात सच है, कन्विंस करना, नेगोशिएशन करना हर जगह है। ऑथर की लिखी गई बुक नेवर स्प्लिट द डिफरेंस बाय क्रिस वॉस, जो कि एफबीआई के नंबर 1 इंटरनेशनल किडनैपिंग नेगोशिएटर थे। ये बुक आपको नेगोशिएशन में मास्टर बनाने की गट्स रखती है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है इन्फॉर्मेशन। डैनियल कैनमैन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि ह्यूमन आर्ग्यू अपने प्रॉफिट के लिए नहीं करता, बल्कि ह्यूमन माइंड कुछ इस तरीके से बना है कि वो सेम चॉइसेस में किसी डिफरेंट चॉइसेस की तरफ शिफ्ट होता है। नेगोशिएशन करते टाइम आपको अपने ओपोनेंट और सिचुएशन की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होने वाला। 1970 में जब ऑथर एक बैंक रॉबरी केस सॉल्व कर रहे थे तो किडनैपर एक होने के बावजूद वो अपने आप को 4 बता रहा था ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए और उसे भागने का मौका मिल जाए। देखिए, आप इन्फॉर्मेशन तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप ट्रस्ट या रैपो बिल्ड नहीं कर लेते, और रैपो बिल्ड आपकी वॉइस टोन, मिररिंग और रिपीटिशन से होता है। नेगोशिएशन करते टाइम आपकी वॉइस एक नाइट एफएम जॉकी जैसी होनी चाहिए और कोशिश करें कि उनके कहे शब्दों को आप रिपीट कर सकें, और साथ ही साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग एनिमल नेचर जैसा काम करता है। जैसे कि क्या आपने कभी हाथी के झुंड में हिरन को देखा है? हम हमारे जैसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उन पर ट्रस्ट करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होती है कि मिररिंग करते टाइम आपको नोटिस नहीं होना होता है कि आप मिररिंग कर रहे हैं। अगर आप नोटिस होते हैं तो ये आपकी डील को ख़राब कर सकता है। सपोज करिए कि आपका ओपोनेंट चेयर पे पैर रखकर बैठा है, तब आपकी डील स्टार्ट होते ही आपको कॉपी नहीं करना है, आपको मिररिंग कन्वर्सेशन के दौरान करनी है। यहाँ आपको मूड मैच और एक्सप्रेशन पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन भी बॉडी लैंग्वेज में ही आते हैं। आपके ओपोनेंट का सीरियस मूड में और आपका फनी मूड में रहना आपकी सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं रहने देगा, जिससे वहाँ पे नेगोशिएशन में आपके जीत पाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। सावधानी आपको अपने अपोनेंट के शब्दों को रिपीट करने में भी होनी चाहिए। रिचर्ड वाइजमैन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वेटर के 2 ग्रुप को एक टास्क दिया। एक ग्रुप को सिंपल ऑर्डर लेने के लिए कहा, जैसा कि ऑर्डिनरी दिन वो करते थे, और दूसरे ग्रुप को गेस्ट के ऑर्डर के बाद आखिरी के 2 से 1 शब्दों को रिपीट करने को कहा, वो भी एक जेन्युइन स्माइल और एक्साइटमेंट के साथ। जैसे कि अगर गेस्ट ऑर्डर देता है, कैन वी हैव 2 स्वीट कॉर्न सूप विद गार्लिक ब्रेड एंड वेजिटेबल प्लेटर, तो यहाँ वेटर एक स्माइल के साथ एक्साइटेड वॉइस में रिपीट करेगा, लेकिन कुछ ऐसे, 2 स्वीट कॉर्न सूप, गार्लिक ब्रेड एंड वेजिटेबल, वेरी नाइस, साथ ही साथ अपने हेड को नोट करते हुए। इस टास्क से रिचर्ड ने पाया कि गेस्ट की बातों को रिपीट करने वाले ग्रुप को दूसरे ग्रुप से 70% ज़्यादा टिप मिली थी। और नोटिस करने वाली बात यह थी कि नेक्स्ट टाइम भी वही गेस्ट सेम वेटर्स को प्रेफर कर रहे थे। सेकंड है फीलिंग एंड लिसनिंग। 1988 के केस में ऑथर को 4 जेल के भगोड़ों को पकड़ना था, लेकिन सबको लगा कि उनके पास ऑटोमेटिक वेपन है और वो हार्लेम अपार्टमेंट में जाकर छुप गए। ऑथर ने उनसे बात की और उनकी फीलिंग को समझा। उन चारों की बात ध्यान से सुनने के बाद ऑथर को पता चला, चारों को लग रहा था कि अगर उन्होंने गेट ओपन किया तो उन्हें मार दिया जाएगा। इसलिए ऑथर समझ गए थे कि चारों लोग किसी भी कंडीशन में अपार्टमेंट को नहीं छोड़ेंगे। क्रिस का उनके इमोशन को समझना काम आया। ऑथर ने वेट किया। 6 घंटे बाद जब वो काम हो गए तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो सरेंडर कर देंगे। ऑथर के किसी वॉलेंट एक्शन ना लेने का कारण यही था जो उन्हें सरेंडर करके सामने ले आया। नेगोशिएशन के दौरान आपको रश नहीं करना होता, ना ही उनकी बातें माननी होती है, बस उनकी बातों को ध्यान से सुनना होता है और समझना होता है। साथ ही साथ अपने अपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को खुद उसी जगह पे खड़े होकर उसकी सिचुएशन को समझना होता है। अगर किसी बैड डील को आप एक्सेप्ट करते हैं जो आगे चल के आपको प्रॉफिट नहीं देगी, तो वो एक मिस्टेक है, जिसे ऑथर स्प्लिट द डिफरेंस बोलते हैं। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप डिमांड पूरी कर भी दें तो बात वहीं ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है पेशेंस। किडनैपिंग के एक केस में किडनैपर्स का फ़ोन पैसों के लिए बार बार डिमांड करता था। ऑथर का किडनैपर्स के साथ नेगोशिएशन का प्रोसेस चालू था, क्योंकि वो किडनैपर्स को जल्दी से जल्दी समझना चाहते थे। क्रिस ने नोटिस किया कि किडनैपर फ्राइडे आते आते पैसों के लिए ज़्यादा फोर्स करने लग जाते थे।
क्रिस समझ गए किडनैपर प्रोफेशनल नहीं है और ये बस पार्टी करने के लिए किडनैपिंग की गई है, जिससे ये हुआ कि ऑथर को पता लगे कि किडनैपर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। यहाँ समझने वाली बात ये होती है कि नेगोशिएशन में पेशेंस और उनकी फीलिंग्स से जुड़कर आप नेगोशिएशन के लिए एक टैक्टिक्स तैयार कर सकते हैं, जिसका यूज़ आप अपनी डील को अपनी तरफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लास्ट है वॉइस टोन। हम क्या कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि फ़र्क इससे पड़ता है कि हम कैसे कहते हैं। आपकी बहुत बड़ी डील ख़राब होना हो या कोई रिलेशनशिप, हमें बुरा इस बात का नहीं लगता कि हमें क्या बोला गया, बल्कि उससे ज़्यादा इस बात का लगता है कि हमें कैसे बोला गया। अपने सभी केसेस में ऑथर ने अपनी वॉइस टोन का बहुत ध्यान से यूज़ किया है, जिसमें वो पहले ही बता देते हैं कि आपकी वॉइस रात के FM जॉकी जैसी होनी चाहिए। ये कुछ बातें थी फ्रॉम द बुक्स नेवर स्प्लिट द डिफरेंस बाय क्रिस वॉस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।